दून कल्चरल एवं लिटरेरी सोसाइटी की ओर से विल्हम बॉयज स्कूल दून में 3 दिवसीय क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हुआ। दून सिटी में पहली बार आयोजित हुए क्राइम फेस्टिवल की शुरुआत हंस फाउंडेशन की माता मंगला की ओर से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर पूर्व डीजीपी आलोक बिलाल, डीजीपी अशोक कुमार, फेमस निर्देशक संजय गुप्ता व निर्देशक सुजय घोष मौजूद रहे। फिल्में बनती हैं, बहुत किताबें लिखी जाती हैं। ये एक अपने आप में एक अलग जो है दुनिया है। और मुझे लगा कि जो ये सोसाइटी है, इनको लगा कि जो है इस पे और गहनता से चिंतन और मंथन की जरूरत है। मतलब क्योंकि लोगों को थ्रिल पसंद आता है, लोगों को मिस्ट्री पसंद आती है, तो हिट हो जाते हैं कहानियां भी और फिल्में भी, आप जानते हैं। किंतु उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों क्रिमिनल क्राइम कर रहा है, कैसे पुलिस उसको केसेस को वर्कआउट करती है, कैसे क्राइम को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है समाज के इंटरेस्ट में, कैसे समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से जो ये लिटरेचर फेस्टिवल है, इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें ऑथर्स, पुलिस ऑफिसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स सब। खबर नंबर 2। कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार प्रभारी जयराम नरेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप बदले की राजनीति है। उन्होंने कहा कि मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यह स्पष्ट रूप से दुरुपयोग है, ये बदले की राजनीति है। इससे केवल इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि भाजपा स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में हार रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति है। पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हमारे महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और जाने माने हमारे वकील और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। अरवल में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का भाषण डिस्टर्ब हो गया। ये सब कुछ तब हुआ जब वो गुरुवार को नवनियुक्त शिक्षक को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और सभा को संबोधित कर रहे थे। बिजली कटौती को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये लोगों या सरकार की गलती नहीं है, बल्कि ये विरोधियों की चाल है। लाइट नहीं जाना चाहिए, मतलब स्पीड देना है तो लाइट कटिए। तो इसमें भी आप लोग की गलती नहीं है, इसमें विरोधियों का चाल है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले उसको अच्छे पूर्वक से तन मन हर एक तरीके से इसको निभाने का काम करेंगे और आगे भी यहाँ हम आएंगे, लोगों को जो भी समस्या होगा उसको हम देखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब देखिए कि भाषण चल रहा था, अब सारे लोगों ने अपना अपना स्पीच दिया, तब लाइट नहीं कटा। हम जब स्पीच देना है तो लाइट कट गया। तो इसमें भी आप लोग की गलती नहीं है, इसमें विरोधियों का चाल है कि ताकि चुनाव जो है सरकार का सक्सेसफुल नहीं हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि फिर देखिए लाइट जा रहा है, आ रहा, लाइट जा रहा। लाइट नहीं जाना चाहिए, लाइट परमानेंट रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाएंगे कि एक शुरुआत जो है शिक्षा के द्वारा, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। और सभी शिक्षक भाई हैं, बहनें हैं यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग को समझिए कि राखी का आप लोग को तोहफा मिला, आप लोग को। महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कांग्रेस और बघेल पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल कर छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस और आंध्र प्रदेश की पुलिस बीजेपी के प्रशासनिक दायरे में नहीं आते हैं, तो क्या ये भूपेश बघेल अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ईरानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों की फंडिंग करने के लिए अवैध सट्टेबाजी, संचालकों के हवाला कारोबार और दुबई से आने वाले अवैध धन के उपयोग के संबंध में सबको चौंकाने वाले सबूत में से एक सामने आया है।
कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे। क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या ये सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नोएडा में एक रेप पार्टी में सांप के जहर की आपूर्ति में कथित संलिप्तता को लेकर यूट्यूबर एल्विश यादव पर हमला बोला और उन्हें देश का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बताया। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी जमकर निशाना साधा और एल्विश यादव के शिंदे के घर जाने को लेकर उनके साथ संबंध पर सवाल उठाया। राउत ने सवाल किया, क्या महाराष्ट्र में हो रहा ड्रग का कारोबार राज्य सरकार से जुड़ा है? संजय राउत ने कहा, इस देश में सबसे बड़ा ड्रग माफिया सांप का जहर बेचता है, जिसका इस्तेमाल रेप पार्टियों में किया जाता है। एल्विश यादव सीएम आवास पर आए थे, उनका स्वागत किया गया और भगवान गणपति की आरती भी की गई थी। आपने देखा होगा इस देश का सबसे बड़ा ड्रग्स माफिया जो सांपों का जहर भी बेचता है और रेव पार्टी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के वर्षा बंगला पर आता है, उसका आदरातिथ्य किया जाता है, उसके हाथों से मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर गणपति की आरती की जाती है। हाँ, उनका जो स्वागत हुआ भव्य, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार व्यवहार चल रहा है नासिक, पुणे और पूरे महाराष्ट्र में, क्या उनकी सूत्र सरकार में तो नहीं है? एक सबसे बड़ा, जिसे देश में पूरी खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने ये साफ नहीं किया है कि वह बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि ये अच्छी खबर है कि लोगों के दबाव में बीजेपी को ये कदम उठाना पड़ा है, लेकिन बीजेपी ने अब तक ये नहीं कहा कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो सही थी या गलत। इसके आधार पर सरकार की नीतियां बननी चाहिए। इससे साफ है कि उन्हें लोगों का दबाव झेलना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक उनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं या नहीं। कि आज भारत की जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी को यू टर्न लेना पड़ रहा है, मगर मैं आज भी कहूँगा कि आज भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई वो सही हुई और उसके हिसाब से सरकार की पॉलिसीज़ बननी चाहिए। अभी भी इन्होंने ये नहीं कहा, अभी भी सिर्फ बातों को टाला है। तो इतना ज़रूर है कि अब इनके ऊपर लोगों का और चुनावों का दबाव है, मगर नीयत अभी भी भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं है, क्योंकि आज भी साफ नहीं किया है कि जातिगत जनगणना जो हुई वो सही हुई और वो उसके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी के छापे और 508 करोड़ रुपए के महादेव सट्टेबाजी ऐप में सीएम भूपेश के लिंक की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त। उन्होंने कहा कि लोगों को डराना, फंसाना और कार्यकर्ता का मनोबल गिराना ईडी का काम है, लेकिन छत्तीसगढ़ में डरपोक मतदाता या नेता नहीं है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। देश में लगातार ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं और कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है, नेता नहीं है, और जो वो कर रहे हैं वो कल वो भी लोग उसका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस ने कई सालों तक मध्य प्रदेश को अंधेरों में रखकर बीमारू राज्य बनाया, दूसरी ओर भाजपा सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। 18 साल पहले मिस्टर बंटाधार का समय याद कीजिए। कांग्रेस को जब जब शासन मिला है, कांग्रेस अपने घर भरने का काम किया है।
वहीं भाजपा ने विकास के लिए काम किया है। अमित शाह ने कहा कि आप मतदान करते हुए ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश को जिसने बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया, उस डबल इंजन की सरकार को चालू रखने के लिए वोट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में करेरा के मेरे भाइयों बहनों को एक वोट देना। वोट देते वक्त ऐसा मत सोचिएगा कि आप रमेश खटीक को प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे, ऐसा मत सोचिए। आप किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, ये मत देखना। आप वोट देते वक्त ये देखना कि बीमारू राज्य में से बेमिसाल राज्य जिसने बनाया, वो डबल इंजन सरकार को चालू रखने के लिए वोट। आपका एक वोट ये सुनिश्चित करेगा कि अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी या भाजपा, एक और कांग्रेस की सरकार जिसमें कई सालों तक अंधेरे में रखा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने 18 साल में किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, युवा हरेक के कल्याण के लिए काम किया है। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, 18 साल हो गए, सबको याद नहीं होगा। 18 साल पहले बंटा धार की सरकार थी, तब हर गांव में बिजली आती थी क्या? रोडों की स्थिति ऐसी थी क्या? सिंचाई की व्यवस्था हुई थी क्या? एक कांग्रेस पार्टी ने जब जब शासन मिला अपने घर भरने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास करने का काम। मैं आज यहां से कमलनाथ को कहने आया हूं, जरा भी हिम्मत है तो मेरी बातों का जवाब देना। आप जब 2002 में मध्य प्रदेश छोड़कर गए, तब मध्य प्रदेश में बजट की साइज सिर्फ 23,000 करोड़ थी। आज 2023 में भाजपा के 18 साल में 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट विकास का बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और विकास दोनों एक साथ संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं भाजपा प्रदेश की पहचान को मजबूत करने के मिशन पर काम कर रही है। हम आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पार्टी आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उन्होंने महादेव तक का नाम नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं?
यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रीवा में चिरहुलुआ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर के बाहर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार किया और चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए रीवा के दौरे पे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर को नड्डा ने रीवा में एक जनता रैली को संबोधित किया था।